अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इस दिलचस्प पुरस्कार सच्ची कहानी के रावी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर राजा नियाज थे। उनका कहना था कि इसकी हकीकत को मैं आज तक न समझ सका हूँ, बल्कि जब मैं माजी के बीते इस वाक़ये को अपने तसव्वुर में लाता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता था। बकौल राजा नियाज के यह सन 1946 की बात है। मैं बरेली शहर के इलाके घाटनगर के थाने में बहैसियत सिपाही ड्यूटी दिया करता था। दरअसल घाटनगर का पूरा इलाका रिवायती वारदातों यानी चोरी, मनशियात फरोशी, जुआ और नौसरबाजी जैसे काम में पूरे शहर में मशहूर था। यहाँ हर किस्म के घिनौने जराइम की सरपरस्ती करने वाले माफिया का राज था। यही वजह थी कि उन माफिया के बड़े बड़े डॉन हमारे थाने में आकर बजाते खुद अच्छा खासा नजराना दिया करते थे। इसलिए हमारे थाने में जराइम के केस कम ही दर्ज हुआ करते थे। मैं एक दिन थाने में नाइट ड्यूटी दे रहा था। ड्यूटी भी क्या थी, बस यूं समझें कि ड्यूटी की रस्म दी जा रही थी। थानेदार तिरपाल सिंह थाने में मौजूद न था, जबकि मैं दौरान ड्यूटी अपने चंद साथियों के साथ बैठा खुशगप्पियों में मशगूल था कि हमारे सामने थाने में 3 आदमी दाखिल हुए। उनमें एक बूढ़ा और 2 नौजवान थे। उन तीनों में से बूढ़ा बड़ा घबराया हुआ और परेशान नजर आ रहा था, जबकि दोनों नौजवान नॉर्मल नजर आ रहे थे। उस बूढ़े ने हमारे करीब आकर बड़े घबराए हुए अल्फाज में कहा कि वो जी मेरे बेटे दीपक को एक बदमाश अच्छू ने शायद अगवा या कत्ल कर दिया है। उस बूढ़े के मुंह से अगवा और कत्ल का लफ्ज सुनकर हम सारे सिपाही चौंक कर अपनी जगहों से उठे। शामिल खान सिपाही, जो हम सब में सीनियर था, उसने बूढ़े से कहा कि चाचा जी आराम से बैठकर असल वाकया बयान करो। वो बूढ़ा इतना घबराया हुआ और परेशान था कि उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। हाँ, अब बताओ तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? शामिल खान ने उससे पूछा तो उसने जवाबन कहा, मेरे बेटे दीपक को उसके करीबी दोस्त अच्छू ने अगवा या कत्ल कर दिया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? वो जी परसों मेरे घर पर मेरे बेटे का गहरा दोस्त अच्छू आया था। उसने दरवाजे पर आवाज देकर दीपक को बाहर बुलाया और फिर वो दोनों न जाने कहां चले गए और अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बेटे को अच्छू के साथ गए हुए तकरीबन 2 दिन हुए हैं। हो सकता है कि ये दोनों शहर से गए हों। चाचा जी आप परेशान ना हो, एक आध दिन इंतजार कर लो, उसके बाद देखेंगे कि हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। आप फिलहाल इत्मीनान से अपने घर जाएं। 2 दिन बाद वही बूढ़ा हमरा 3-4 आदमियों के थाने में दोबारा आया। इस मर्तबा वो बूढ़ा पहले की निस्बत बहुत ज्यादा ही परेशान नजर आ रहा था। उस वक्त इत्तिफाक से थाने में तिरपाल सिंह मौजूद था। थाने में आते के साथ ही वो बूढ़ा एक दिलखराश आवाज में चिल्लाते हुए तिरपाल सिंह के कदमों में गिरकर कहने लगा, साहब जी आपको वास्ता अपनी माता का, मेरे बेटे का पता चला है। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? वो जी अपनी परेशानी में वो बूढ़ा इतना घबराया हुआ था कि उसके मुंह से पूरे मुकम्मल जुमले तक नहीं निकल रहे थे। तिरपाल सिंह ने बूढ़े आदमी के साथ आए आदमी को मुतवज्जो करते हुए कहा, तू बोल, इन बाबा जी का क्या मसला है? उस आदमी ने बड़े एतमाद से कहा, थानेदार साहब, बाबा जी को शक है कि इनके बेटे दीपक को उसके दोस्त अच्छू ने कत्ल या अगवा किया है। पर क्यों? अच्छू को उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? थानेदार ने उस आदमी से पूछा। थानेदार साहब, ये तो मुझे नहीं मालूम कि अच्छू ने बाबा जी के बेटे को क्यों कत्ल या अगवा किया है। अच्छा ये बताओ, दीपक अपने घर से कब से गायब है? बूढ़े ने रोते हुए कहा, थानेदार साहब, उसे गायब हुए 4 रोज हो गए हैं, वो अभी तक घर नहीं आया। ये तुम किस बिना पर अच्छू पर शक कर रहे हो? थानेदार साहब, आखिरी बार अच्छू हमारे घर आया था और दीपक उसी के साथ गया था। बाबा जी आप मुझे रिपोर्ट लिखवाएं। मेरा आपसे वादा है कि मैं लाजमन आपकी दरख्वास्त पर कड़ा एक्शन लूंगा। मुहर्रर ने कच्ची रिपोर्ट लिखकर बूढ़े और गवाहों से अंगूठे लगवाए। उसके बाद थानेदार ने हम 3-4 सिपाहियों को लिया और हमको लेकर सीधा अच्छू के घर गया। अच्छू अपने घर में भी ना मिला, बल्कि उसके रिश्तेदार उसकी गुमशुदगी की वजह से इंतहाई परेशान थे। बहरहाल तिरपाल सिंह ने इर्द गिर्द पास पड़ोस से अच्छू के किरदार के बारे में मालूमात हासिल की। मोहल्ले वालों ने तिरपाल सिंह को यह बतलाया
कि अच्छू और दीपक दोनों ना सिर्फ गहरे दोस्त हैं, बल्कि ये दोनों आदि चोर भी हैं। यह खबर हमारे और तिरपाल सिंह के लिए बहुत हैरानकुन थी। इस इंकिशाफ के बाद तिरपाल सिंह ने थाने में आकर दीपक के बूढ़े बाप पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तेरा बेटा और अच्छू किसी चोरी की वारदात करने के बाद अब अपनी जानिब से चोरी किए गए माल को उड़ाने के लिए शहर से बाहर गए होंगे, और मेरे ख्याल में जब उनकी जेबें रकम से खाली हो जाएंगी तो वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं थानेदार साहब, मुझे पक्का यकीन है कि अच्छू ने मेरे बेटे को जान से मार दिया होगा। अच्छा साफ साफ बताओ कि तुम्हारा बेटा अच्छू के साथ मिलकर लोगों के घर चोरियां डकैतियां नहीं करता था? थानेदार की बात सुनकर दीपक का बाप शर्मिंदगी से सर झुकाकर खामोश हो गया और फिर बोला, हाँ जी, आप सही कहते हैं। तिरपाल सिंह ने उसे कहा, मुझे उसके बारे में ये बताओ कि दीपक का अपने इलाके में किन किन नौजवानों के साथ उठना बैठना या फिर याराना था। यह सुनकर दीपक के बाप ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, उसके दो ही गहरे दोस्त हैं, एक अच्छू और दूसरा अनवरा। बकौल तुम्हारे के अच्छू चोर है, तो ये अनवरा क्या करता है? तिरपाल सिंह ने पूछा। जी वो यही करता है जो दीपक और अच्छू करते हैं। तिरपाल सिंह मुस्कुराया और बोला, यानी वो उसका चोर भाई है। थाने में मौजूद सारे सिपाही हंसने लगे। साहब जी, मेरे बेटे की तलाश के लिए कुछ उपाय करो। अच्छा करते हैं। मशल सिंह और नरेश, जाओ और अनवरे को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। आधे घंटे बाद दोनों सिपाही अनवरे को पकड़कर ले आए। थानेदार ने उसे अपने सामने बिठाया और उस पर नजरें मरकूज करके बोला, अनवरे, मैं तुझसे जो सवाल पूछूंगा तू उसका सही जवाब देना, और याद रख, अगर तूने मेरे सामने झूठ बोला तो तेरी जबान पिलास से खींचकर मुंह से बाहर निकाल दूंगा। तिरपाल सिंह ने कहा, तो ये बता कि तूने आखिरी बार अच्छू और दीपक को कहां देखा था और वो कब तुझसे मिले थे? अनवरे ने जवाब दिया, मुझसे दीपक और अच्छू आखिरी बार 6 दिन पहले मिले थे। थानेदार ने उससे फिर रौबदार अंदाज में पूछा, तू मुझे ये बता कि उनका आखिर में क्या प्रोग्राम था? जी वो बस मुझे मिले थे, मुझे ये कतई इल्म नहीं कि उनका आइंदा प्रोग्राम क्या था। ये बात नामुमकिन है कि तू उन दोनों का गहरा दोस्त होते हुए तुझे ये मालूम भी ना हो कि वो दोनों कहाँ गए हैं। तुम सिगरेट पीते हो? मैं सिगरेट नहीं पीता, बिल्कुल भी नहीं। थानेदार ने उसके इंतहाई करीब होकर पूछा, जरा अपना मुंह खोल। अनवरे ने अपना मुंह खोला तो तिरपाल सिंह ने उसे रिवायती तंजी अंदाज में कहा, तेरे दांत तो इतने पीले और बदनुमा हैं जिन्हें देखकर यह अंदाजा होता है कि तू लाजमन चर्च से भरा सिगरेट पीता है। मुझे आराम से बता कि तू सिगरेट पीता है कि नहीं। जी हाँ, पीता हूं। लेकिन इस किस्म के सवाल करने से आपका क्या मतलब है? थानेदार ने जोरदार आवाज में कहा, तेरी इतनी सी बात से मैंने बखूबी अंदाजा लगा लिया है कि तू ना सिर्फ 100% झूठा इंसान है, बल्कि मुझे यकीन है कि तू अच्छू और दीपक के बारे में बहुत कुछ जानता है। मैं कुछ नहीं जानता, वो बोला। तिरपाल सिंह ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और उसे सुलगाकर अपने होठों में दबाने के बाद अनवरे की जानिब सुर्ख निगाहों से देखते हुए कहा, देख, मैं तुझे अब भी मौका दे रहा हूं कि तू अब भी मुझे ये बता दे, तू अच्छू और दीपक के बारे में मजीद क्या जानता है? थानेदार साहब, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैं शरीफ इंसान हूं। अच्छा, शरीफ इंसान? मैं तेरे अंदर छुपा चुप का दरवाज़ा तोड़ता हूं, तू ऐसे नहीं मानेगा। उसने मुझे कहा, राजा नियाज, इसे ड्राइंग रूम में ले जाकर इसकी 3rd डिग्री लेवल की खातिर मदारात करो। चलो ए, मैंने उसे घसीट कर ड्राइंग रूम की जानिब ले जाते हुए कहा। थानेदार साहब, आप यकीन करें, मुझे कुछ नहीं मालूम कि अच्छू और दीपक कहाँ हैं, वो लरसते हुए बोला। फिर अचानक दीपक का बाप बोला, थानेदार साहब, ये तीनों अपना ज़्यादातर वक्त इकट्ठे चोरी चकारी नशे वशे में गुजारा करते थे। ये सब एक दूसरे के हमजाद थे। मैं अच्छू के बारे में कुछ नहीं जानता, वो बोला। ड्राइंग रूम में तिरपाल सिंह ने अनवरे को पुलिस के सख्त रिवायती अंदाज से तशद्दुद का निशाना बनाया। अनवरा भी बड़ा ढीठ किस्म का सख्त जान इंसान था। वो इसी बात पर अड़ा रहा कि मैं उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता कि वो कहाँ और किस इरादे से गए हैं। तिरपाल सिंह ने शामिल खान से कहा, सर, लगता है ये वाकई सच बोल रहा है, लेकिन मेरा पुलिस की नौकरी और थानेदारी का तजर्बा कह रहा है कि ये हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। तिरपाल सिंह बोला।
अनवरा पुलिस की मार से मामूली जख्मी और निढाल हो गया था। उसकी नाक के नथनों से हल्का हल्का खून रिसने लगा था। मुझे उसको देखकर न जाने क्यों तरस आ रहा था, लेकिन ये सब देखना और लोगों पर डंडे बरसाना मेरी सरकारी मजबूरी थी। ड्राइंग रूम में कब्रिस्तान की तरह खामोशी छाई हुई थी। एक तवक्कुफ के बाद थानेदार ने अनवरे को मुखातिब करके कहा, देख, मुझे अब भी तेरे बारे में ये पक्का शक है कि तू किसी न किसी हवाले से अच्छू और दीपक की गुमशुदगी में मुलव्विस है। तेरे लिए यही बेहतर है कि तू मेरे इताब से बचने के लिए अब भी बता दे कि अच्छू और दीपक कहाँ हैं। अनवरा तसलजुल से अपना कलमा दोहराया जा रहा था कि वो इस मामले में बेकसूर है और कुछ नहीं जानता। अच्छा, अब मैं इसकी ज़बान से हकीकत उगलवाने के लिए फ़िरका इस्तेमाल करता हूँ। फ़िरका एक ऐसा ख़तरनाक देसी किस्म का औजार था जो कि लकड़ी से बना होता था और उसमें काली सुर्ख मिर्च के लुआब में डूबे हुए बबूल के कांटे पेवस्त होते थे। और इस फ़िरके को थाने में आदि ढीठ मुजरिमों को उनका जुर्म कबूल करवाने के लिए दौरान रिमांड इस्तेमाल किया जाता था। उसकी अजियत कोई बड़े से बड़ा आदि मुजरिम भी बर्दाश्त न कर पाता था। थानेदार के हुक्म पर जब भयानक शक्ल का चौबी फ़िरका लाया गया तो उसे देखकर अनवरे के चेहरे का रंग ना सिर्फ बदलने लगा बल्कि खौफ से उसके माथे से पसीने की बूंदें उमड़ने लगी। चलो इसे पुश्त के बल नंगा करके फट्टे पर लिटा, थानेदार बोला। अनवरा मजीद बगैर सोचे समझे फौरन थानेदार के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। खुदा के वास्ते थानेदार साहब, फ़िरका मेरे जिस्म पर ना मारना, मैं मर जाऊंगा। थानेदार ने दांत पीसते हुए उससे कहा, हाँ, अगर तू हकीकत नहीं बताएगा तो वाकई मैं तुझे आज हमेशा के लिए मरे बराबर कर दूंगा। बताता हूँ सरकार, बताता हूँ। हाँ, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। अरे शामिल खान, तू क्या समझता था कि मैं इस पर जुल्म कर रहा हूँ? मेरी तो छठी हिस्स और तजर्बा कह रहा था कि लाजमन ये और अच्छू दीपक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब तू आराम से मेरे सामने बैठकर पहले चाय पी और फिर मुझे वो सब कुछ बता जो तू उन दोनों के बारे में जानता है। और हाँ, अब अगर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रख, मैं फ़िरके को तेरे जिस्म का मुस्तकिल हिस्सा बना दूंगा। तिरपाल सिंह सख्त गिर अंदाज में बोला। इससे पहले हम अनवरे को बेकसूर और तिरपाल सिंह को जालिम समझ रहे थे, लेकिन जब अनवरे ने फ़िरके को देखकर अपनी ज़बान खोली तो उस लम्हे हम सारे सिपाही इस बात के कायल हो गए कि वाकई तिरपाल सिंह एक तजर्बाकार थानेदार है। अनवरे से तिरपाल सिंह ने कहा, तू शुरू से मगर आहिस्ता आहिस्ता बता कि अच्छू और दीपक इस वक्त कहाँ हैं और तेरा इस मामले से जुड़ा क्या किरदार है। तिरपाल सिंह ने उसे अपने सामने बिठाकर अपने हाथों में पेंसिल कागज पकड़कर उसका बयान नोट करना शुरू कर दिया। अनवरे ने इब्तिदाई बयान में ऐसी अजीबोगरीब और नाकाबिले यकीन पुरस्रार कहानी घड़ी जिसे सुनकर थानेदार तिरपाल सिंह फिर से आग बगूला हो गया। उसने अनवरे को फिर से तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कहा, यह सब कुछ मुझे खुद साख्ता कहानी सुना रहा है। इससे लाजमन तू मेरा जहन बेमकसद जाविये की जानी मोड़ना चाह रहा है। तिरपाल सिंह ने अनवरे के गालों पर जलती बीड़ी लगाते हुए कहा, तू इतना चालाक होशियार मुजरिम नहीं है जो तू मुझे इस किस्म की बेढंगी नाकाबिले यकीन डरावनी कहानी सुनाकर मुझे यकीन दिलाए। अनवरे ने अपनी कहानी यूं शुरू की। मैं, अच्छू और दीपक मिलकर मालदार लोगों के रिहायशी इलाके में जाकर चोरियां चकारियां करते थे। एक दिन मेरे पास दीपक खुद चलकर आया था। उसने मुझसे कहा कि मेरी खबर के मुताबिक डॉक्टर अभिषेक ने अपनी बेटी की सगाई के लिए 25 तोले के 2 सोने के सेट सराफा बाजार से बनाए हैं और उसकी तिजोरी में काफ़ी रुपया भी मौजूद है। उसने ये भी बताया था कि उसे ये इत्तला डॉक्टर अभिषेक के नौकर ने दी है। फिर मैंने अच्छू से इस वारदात को करने के लिए बात की थी। हालांकि दिली तौर पर वो उस वारदात को करने से कतरा रहा था, लेकिन मैंने और दीपक ने उसे जहनी तौर पर तैयार किया था कि वो हमारे साथ इस वारदात में शरीक रहे। हम तीनों ने तय किया था कि डॉक्टर अभिषेक के घर से लूटे गए माल का हिस्सा हम बराबर तकसीम करेंगे, जबकि तीनों मिलकर डॉक्टर के नौकर को 150 रुपये देंगे। डॉक्टर अभिषेक के नौकर ने यह कहा था कि जब तुम लोग डॉक्टर की कोठी के पिछवाड़े से कूद कर आओगे तो मैं उस कमरे का दरवाज़ा खोल दूंगा। हम लोगों ने वारदात की मंसूबाबंदी बड़ी सोच समझ कर की थी। वारदात करने के तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने अच्छू को दीपक के घर से उसे बुलाने के लिए भेजा, क्योंकि दरअसल दीपक ही वारदात के लिए पिस्तौल और खंजरों का बंदोबस्त करना था।
उसने ये सारे हथियार एक जगह से लेने थे और दीपक को अच्छू बुला कर ले आया। मैं उनसे दूर गली के कोने में खड़ा था। उसके बाद हम तीनों ने मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर अभिषेक के घर में उसके नौकर की मदद से डकैती डाली। डकैती में हमें डॉक्टर की तिजोरी से तकरीबन 35 तोले सोना, 700 रुपये नकद मिला था। हमने डकैती के माल की तकसीम के दीगर मामलात शाम को तय करने थे। हम वारदात के बाद अभी डॉक्टर अभिषेक की कोठी की दीवार फलांगी रहे थे कि इतने में वहाँ डॉक्टर का जवान बेटा न जाने कैसे आ गया। ये हमारी आखिरी लम्हों में बड़ी बदकिस्मती हुई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? ये सुनते ही हमें अच्छू ने ऊंची आवाज में कहा, भागो। तो हम तीनों डॉक्टर अभिषेक की कोठी के पिछवाड़े की दीवार फलांग कर दीवानावार सड़क की जानिब भागने लगे। डॉक्टर अभिषेक के बेटे की जोरदार आवाज सुनकर सामने कोठी में मौजूद चौकीदार भी चौकन्ना हो गया था। उसने भी हमें फलक शिगाफ आवाज दी, रुको रुको, अगर तुम नहीं रुके तो मैं फायर कर दूंगा। दीपक ने हम दोनों से कहा, बिजली की तरह अपने कदम दौड़ाते हुए इस इलाके से बाहर निकलने की कोशिश करो। चौकीदार कोठी से बाहर निकल आया था। उसने पिस्तौल से एक फायर दागा जो कि अच्छू के करीब से गुजर गया। दीपक ने भी जवाबन पिस्तौल से फायर किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चौकीदार जमीन पर गिरा तड़प रहा था। ये तूने क्या किया? मैंने चिल्लाते हुए कहा। अच्छू ने कहा, फटाफट दासी के पुराने खंडरों की तरफ भागो। दासी के पुराने खंडर दरअसल हिंदुओं की पुरानी पूजा घाट थी, जहां सदियों पुराना एक टूटा फूटा वीरान मंदिर था। बहरहाल हम तीनों फटाफट दासी के खंडरात में पहुंच गए। अच्छू ने दीपक के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, उल्लू के पट्टे, अकल के अंधे, तूने चौकीदार को गोली क्यों मारी? ये तो तूने हमें पुलिस के चुंगल में फंसवाने और मरवाने के लिए बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। मैंने उस मौके पर जो मुनासिब समझा वही किया। दीपक बोला, अबे पागल, हमने डॉक्टर अभिषेक के घर आराम से चोरी की और वहां हमें किसी किस्म की मुजाहिमत का सामना नहीं करना पड़ा। चल, अगर डॉक्टर के बेटे ने हमें देख भी लिया था तो क्या हुआ? वो हम तीनों को जानता ना था। अगर हम किसी तरीके से पकड़े भी जाते तो हमारी पुलिस और अदालतों से किसी न किसी तरीके से बचत हो जाती। लेकिन अब तूने अपनी जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती की है कि तूने चौकीदार को गोली मार दी। अब इससे यह होगा कि इलाके की पुलिस इस दोहरी वारदात की तफ्तीश बड़ी अलमनाक और साइंटिफिक तौर पर करेगी। खैर, जो होना था हो गया। अब तो मुझे बता कि क्या करना है। मैंने कहा तो अच्छू बोला, इस वक्त हमारा इस लूटे हुए माल समेत कहीं आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। उसने मजीद मशवरा दिया कि हमें फिलहाल ये लूटा हुआ सामान इस खंडर में किसी मुनासिब जगह छुपा देते हैं और फिर नॉर्मल हालत में अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर अच्छू बोला, छुपाने के लिए कोई जगह तलाश कर। मैंने और दीपक ने उन खंडरात का बगौर जायजा लिया तो हमें एक जगह इंतहाई घना और देवकामत कदीम बड़ का दरख्त नजर आया। तो मैं और दीपक उस दरख्त के करीब गए और देखा कि उस हजारों साल पुराने दरख्त की शाखें न सिर्फ दूर दूर तक फैली हुई थी, बल्कि उसका तना इतने बड़े अहाते पर फैला हुआ था कि उसका गोलाई में रकबा कम से कम 40 से 50 फुट तो होगा, या शायद इससे भी ज्यादा। दीपक बोला, देख, दरख्त के तने तले के दरमियान में खला है। फिलहाल सारा माल, सोना और रुपया इस खला में छुपा देते हैं। हमने वापस आकर ये बात अच्छू को बताई तो उसे हमारी ये तजवीज़ पसंद आई। उसने दीपक को कहा कि तुम दोनों उस दरख्त के तने में खाली जगह वाली जगह को साफ करके उसमें यह सोना और रुपया फंसा दो। अच्छू तू सही कह रहा है, आगे गलियों कूचों में लाजमन इस दोहरी वारदात की खप मची होगी और वहां पुलिस वाले मुश्तबा लोगों की जामा तलाशी भी ले रहे होंगे। चल जल्दी से सारा माल छुपा देते हैं। और फिर हम अपने काम में लग गए। मैंने सोचा कि दरख्त में मौजूद खला को मजीद गहरा कर देते हैं और उसके लिए पक्की ईंटें खला में मारनी शुरू कर दी। अचानक दरख्त की ऊपरी जानिब से मेरे सर पर गर्म लोआब किस्म की कोई चीज़ गिरी। मैं समझा कि शायद दरख्त पर बैठे किसी परिंदे ने बीट की होगी। थोड़ी देर बाद यह हुआ कि दोबारा एक बड़ी खून की बूंद जमीन पर आ गिरी। मैं उसे देखकर दहल गया और फिर मैंने सर पर हाथ फेरा तो मेरी उंगलियों की पोरों में खून लग गया था। मैंने जब दरख्त पर नजरें दौड़ाई तो वहां मैंने देखा दरख्त की लटकी हुई शाखें हमारे बहुत करीब आ गई थी
उन शाखों के आखिरी हिस्सों से खून आलूद लेसदार लुआब रिस रहा था। मैंने बमुश्किल चिल्लाकर कहा, अच्छू, दीपक, फौरन भागो। देखो, खून से लिथड़ी हुई दरख्त की शाखें बड़े पुरस्कार तरीके से हमारे करीब आ रही हैं। अरे शाखें ही तो आ रही हैं, कोई पुलिस तो नहीं आ रही। अच्छू ने गुस्से और कुछ तंजिया अंदाज में दीपक की जानिब देखकर मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने दोनों को फिर जोर देकर कहा, तुम एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर अपनी आंखों से इस हकीकत को देखो। दोनों ने मेरी बातों पर जरा भी तवज्जो न दी, जबकि दीपक ने दरख्त की निचली शाखों को हमारी जानिब बढ़ते देख लिया था। उसने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, अच्छू भाग। अनवरा सच कहता है, दरख्त की शाखें वाकई हमारी जानिब बढ़ रही थी। अच्छू ने घबराहट में अपना काम छोड़ा और दीपक का हाथ पकड़कर शाखों से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन दरख्त की शाखों की रफ्तार उन दोनों के भागने की रफ्तार से कहीं ज्यादा थी। दरख्त की शाखों ने दीपक और दोनों को बुरी तरह जकड़ लिया और फिर वो शाखें उन दोनों को उठाकर दरख्त के ऊपर ले गई। वो दोनों बड़ी दिलखराश चीखों के साथ मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन दरख्त की शाखें अपना भयानक काम दिखा चुकी थी। उन शाखों ने मुझे भी अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से मैं उनसे थोड़े फासले पर था, इसलिए वो शाखें मेरे करीब जरूर आईं, लेकिन उनका मुझे अपनी गिरफ्त में लेने का बस नहीं चला। वो बिलाखिर वापस चली गई। अनवर ने जब अपना यह बयान मुकम्मल कर लिया तो थानेदार भिन्ना कर बोला, तू बकवास करता है। ये तू क्या मुझे उल्टी सीधी दिमाग खराब करने वाली नाकाबिले यकीन बेमायने कहानी सुना रहा है? चल जल्दी बता, दीपक और अच्छू कहाँ है? दरमियान में एक सिपाही ने थानेदार को लुकमा देते हुए कहा, सर, मेरा ख्याल है कि इसने लूटे हुए माल को हड़प करने की लालच में दोनों को मार दिया हो। हाँ कल्लूराम, तेरी बात में वजन है। मुझे भी यही शक है कि इस खबीस ने अच्छू और दीपक को लूटे हुए माल के लालच में ठिकाने लगा दिया होगा। लाओ ए फिरका, तिरपाल सिंह ने शामिल खान को कहा। मैंने शामिल खान को आहिस्तेगी से कहा, यह फिरका अगर इस कमज़ोर अनवरे के जिस्म पर पड़ा तो लाजमान इसकी तकलीफ बर्दाश्त न कर पाएगा, और यह भी हो सकता है कि कहीं यह फारिग ना हो जाए। मैंने उसे यह भी कहा कि किसी तरह इस जुनूनी थानेदार को एक तरफ ले जाकर समझाओ कि अनवरे को वैसे ही डरा धमकाकर बगैर फिरका मारे उससे मजीद राज हासिल कर ले। शामिल खान ने मुझसे कहा कि मैं तिरपाल सिंह को यह बात कहने की कोशिश करता हूँ। शामिल खान ने हालांकि चुपके से यह बात तिरपाल सिंह के कान में डाली थी, लेकिन वो उल्टा शामिल खान के पीछे पड़ गया और करख्त आवाज में कहने लगा, तूने ये बात की तो क्यों की? तुम लोग खड़े होकर सिर्फ वो करो जो मैं कहता हूँ। तिरपाल सिंह ने हमारी एक ना सुनी और वो अनवरे के जिस्म पर फिरका बरसाने लगा तो अनवरे की दिलदोज चीख निकली, थानेदार साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि दीपक और अच्छू को दरख्त की शाखों ने अपनी गिरफ्त में लेकर सबसे ऊपर ले जाकर शायद मार दिया है। मैं सच बोल रहा हूँ थानेदार साहब। तिरपाल सिंह अनवरे को ज़रूरत से ज़्यादा जिस्मानी अजियत दे रहा था कि हमसे देखा ना जा रहा था। शामिल खान ने मेरी जानिब कनखियों से देखा और फिर हम सब ने भी ये बात महसूस की कि अनवरा इंतहाई तकलीफ में था और उसे देखकर यह भी लग रहा था कि वो मरने वाला है। शुरू में तो किसी ने थानेदार को रोकने की कोशिश न की, लेकिन जब शामिल खान से रहा न गया तो उसने आगे बढ़कर तिरपाल सिंह का हाथ पकड़ लिया। तो तिरपाल सिंह ने अनवरे को छोड़ा और शामिल खान को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, तेरी ये मजाल कि तू मेरे सरकारी काम में मुदाखलत करे। यह सरकारी काम नहीं है तिरपाल सिंह, तुम तो इसको मौत से हमकिनार करने वाला जुल्म कर रहे हो। तू अपनी जबान बंद रख, तिरपाल सिंह ने उसे डांटते हुए कहा। शामिल खान के साथ हम सिपाही भी शामिल हो गए। बड़ी मुश्किल से हमने तिरपाल सिंह को राजी किया कि अनवरे को फिलहाल छोड़ दे। निढाल अनवरे को वापस थाने की कोठड़ी में लाया गया। तिरपाल सिंह ने इंतहाई तेज में आकर शामिल खान को कहा, अगर तुझे इस मुजरिम से हमदर्दी हो रही है तो फिर तू ही अपने तरीके से इससे पूछ कि असल मामला क्या है। शामिल खान ने तिरपाल सिंह को जवाब दिया, यह मामला मेरे सुपुर्द कर दो। ये मेरा आपसे वादा है कि उस पर बगैर तशद्दुद किए असल हकीकत आपके सामने लाऊंगा। तिरपाल सिंह ने फौरन अनवरे को शामिल खान के सुपुर्द 2 शर्तों के तहत किया। पहली शर्त यह थी कि अगर ये भाग गया तो सारी जिम्मेदारी उसकी होगी
और दूसरी बात यह कि मुझे 3 रोज के अंदर रिजल्ट चाहिए। शामिल खान ने बड़े धड़ल्ले से सीना फुलाकर तिरपाल सिंह से कहा, मैं अगर 3 रोज के अंदर इस गुत्थी को ना खोल पाया तो मेरा नाम शामिल खान नहीं। उधर अच्छू के लवाहिकीन भी रोते पीटते थाने में पहुंचे। वो भी अपने घर से फलां तारीख से गायब थे और उन्हें यह शक है कि उसे दीपक और अनवरे ने कत्ल या अगवा किया है। बिल्कुल उसी किस्म की कच्ची रिपोर्ट दीपक के बाप ने अनवरे और अच्छू के खिलाफ कटवाई थी। शामिल खान के लिए यह मसला किसी जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। उसने सबसे पहले अनवरे से कहा, मैंने तुझ पर तरस खाकर अपनी जिम्मेदारी पर जालिम तिरपाल सिंह के चुंगल से बचाया है, लेकिन अब खुदा के वास्ते मुझे सारी हकीकत बता दे। अनवरा कसम खाकर अपनी उसी बात पर अड़ा रहा कि अच्छू और दीपक को बरगद के दरख्त की लंबी शाखों ने पहले अपनी गिरफ्त में अच्छी तरह लपेटा और फिर उन दोनों को अपने दरख्त के ऊपरी हिस्से पर ले गई। बकौल उसके के शुरू में उन दोनों के दिल दहलाने वाली जोरदार चीखें आती रही और फिर अचानक खामोशी छा गई। शामिल खान उसके बाद अनवरे को हथकड़ी पहनाकर डॉक्टर अभिषेक के घर ले गया। वहां उसके बेटे ने फौरी तौर पर अनवरे को पहचान लिया। उसी दौरान डॉक्टर अभिषेक के नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसने भी अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था। दूसरी तरफ दीपक और अच्छू के लवाहिकीन ने शक की बिना पर FIR अनवरे के खिलाफ अंदेशा, अगवा या कत्ल कटवा दी थी। FIR के कटने के बाद तिरपाल सिंह ने कानूनी तौर पर अनवरे के खिलाफ अदालत से जिस्मानी रिमांड हासिल किया। अनवर पर चोरी, कत्ल, अगवा और न जाने कितने इल्ज़ामात डाले गए थे। तिरपाल सिंह ने इस बार अनवरे को दिल खोलकर हर तरीके से मारा कूटा, लेकिन वो अपनी उसी बात पर अड़ा रहा कि अच्छू और दीपक को दरख्त की शाखों ने मारा है। एक ऐसा भी वक्त आया कि जब तिरपाल सिंह उसकी ज़बान से कोई नया इंकिशाफ न गलवा सका तो उसने उस बरगद के दरख्त के मुआयने का फैसला किया। वो पुलिस के चंद सिपाही और अनवरे को साथ लेकर उस दरख्त के पास गया। वहाँ लोगों का जम्मे गफीर था। उनमें ज़्यादातर कट्टर हिंदू मजहबी थे। तिरपाल सिंह ने उन कट्टर मजहबी हिंदुओं से कहा, मुझे इस दरख्त की जड़ों और ऊपर शाखों का मुआयना करना है। तो उन्होंने तिरपाल सिंह को कहा, यह बरगद का दरख्त हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दस है, हम किसी भी सूरत इसके तकद्दुस को पामाल नहीं कर सकते। तिरपाल सिंह ने जवाब दिया, इस दरख्त का मुआयना करना कानूनी मजबूरी है। तो इस पर मजहबी हिंदुओं ने वहाँ मुज़ाहमत की और पुलिस पार्टी बगैर किसी कार्रवाई के वापस आ गई। उधर अच्छू और दीपक के रिश्तेदार अदालत और पुलिस में बार बार दरख्वास्त पर दरख्वास्त दिए जा रहे थे। तिरपाल सिंह पर हर तरफ से बड़ा प्रेशर था। वो भी इससे इंतहाई परेशान हो गया था कि वो किस तरह बरगद के दरख्त का मुआयना करे। उसके सामने कई मसाइल थे। वो दरख्त इंतहाई लंबा फैला हुआ था। उसके बिल्कुल ऊपर तक जाना इंतहाई मुश्किल था। उसकी लंबाई कम से कम 60-70 गज तो होगी। उस दरख्त का मुआयना करने की कट्टर हिंदू इजाज़त ना दे रहे थे और भी कई दीगर मसाइल थे। दर हकीकत ये अजीबोगरीब पुरस्रार नौयत का केस तिरपाल सिंह के गले पड़ गया था। एक दिन उसने पुलिस अथॉरिटी को ख़त लिखा कि उसे बरगद के दरख्त के मुआयने की खातिर मुज़ाहिमती कट्टर हिंदुओं के इताब से बचने के लिए मज़ीद पुलिस की नफरी फराहम की जाए। तिरपाल सिंह को हुकूमत ने इजाफी नफरी दे दी। तिरपाल सिंह एक भारी पुलिस टीम के साथ बरगद के दरख्त के पास पहुंचा। कट्टर मजहबी हिंदू भारी पुलिस की तादाद देखकर डर गए थे। इस बार उन्होंने अपना कोई मुज़ाहिमती रद्द-ए-अमल जाहिर न किया। तिरपाल सिंह ने देवहक्कल दरख्त के तने के आसपास मिट्टी खुरच कर देखी। वो सुर्खी माइल थी, खूनी रंगत की। उसके बाद उसने एक मकामी नौजवान लड़के को कहा कि वो दरख्त के बिल्कुल ऊपर तक जाकर देखे कि वहाँ क्या है। ये सुनते ही वो लड़का उस दरख्त पर चढ़ने लगा और काफ़ी ऊपर तक जा पहुँचा। अचानक वो किसी पत्थर की मानिंद दरख्त से लुढ़क कर नीचे आ गिरा। उसका मनका टूट चुका था। वो नीचे ज़मीन पर गिरते ही साकित हो गया था। उसके मरने के बाद 3 रोज तक खौफ के मारे कोई शख्स उस दरख्त के करीब नहीं फटका। इस दौरान अनवरे ने तिरपाल सिंह को बतलाया कि अच्छू ने डॉक्टर अभिषेक के घर से लूटे हुए सोने को 2 जगह और रुपयों को 3 जगह तकसीम किया था। तिरपाल सिंह ने उससे कहा, अरे तो क्या वो दरख्त रुपया सोना भी खा गया? 3 रोज बाद तिरपाल सिंह पुलिस की भारी नफरी लेकर उस दरख्त का मुआयना करने गया।
वहाँ उसने एक शख्स को ये लालच दिया कि अगर उस दरख्त से जितना भी रुपया सोना मिल गया उसमें से 10% उसे बतौर इनाम मिलेगा। वो शख्स तिरपाल सिंह की जानिब से इस पेशकश पर राजी हो गया। उसने बड़ी बारीक बीनी से उस दरख्त की एक एक शाख को टटोला। उसे वहाँ एक जगह से सोने की पोटली और कुछ रुपए मिले। उसने इसके बाद उस दरख्त का फिर से चप्पा चप्पा छाना, लेकिन उसे वहाँ मजीद कुछ ना मिला। तिरपाल सिंह ने उससे कहा, तो दरख्त के आखिरी सिरे पर जाकर यह देख कि वहाँ कोई ख़ास चीज़ है। उसने कहा, थानेदार साहब, इस दरख्त के आखिरी छोर पर एक बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा खला है। अच्छा, इस दरख्त का अच्छी तरह मुआयना कर कि यहाँ चोरों की जानिब से लूटा गया सोना रुपया तो नहीं पड़ा हुआ। उस शख्स ने दरख्त की शाखों का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया। उसे 2 जगह से अलहदा अलहदा 10-10 के नोट मिले। उस जमाने के 10 रुपये आज के 2000 के बराबर थे। तिरपाल सिंह ने उसे कहा, अब वो नीचे आ जाए, लेकिन वो शख्स अपने लालच में उस दरख्त पर काफ़ी देर तक चढ़ा रहा। थानेदार ने उस शख्स को 5 रुपये देकर टाल दिया। अनवरे को दोबारा थाने में लाया गया। तिरपाल सिंह ने उसे बार बार नफसियाती तौर पर तशद्दुद करके ये जोर देता रहा कि वो किसी तरह अच्छू और दीपक के कत्ल या अगवा की असलियत बता दे, लेकिन वो बड़े वसूख से कसम खाकर यकीन दिलाने की ये कोशिश करता रहा कि उन दोनों को वाकई बरगद के दरख्त की शाखों ने ही मारा है और अच्छू ने लूटे हुए सोने और पैसों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया था। एक बार तिरपाल सिंह बजाते खुद सिपाहियों को लेकर मज़कूरा दरख्त के पास गया। उसने वहाँ के मकामी लोगों से उसकी तारीख़ी हैसियत का पता लगवा दिया। वहाँ के पुराने लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि बरसों पहले रात के वक्त एक हिंदू पुजारी का लड़का पुरस्कार तरीके से गायब हुआ था और उसकी लाश का एक हिस्सा इस दरख्त की देवहेकल शाखों के ऊपर से मिला था। रावी ने इस कहानी का दिलचस्प मोड़ बताया कि एक दिन इतवार के रोज़ सरकारी छुट्टी थी। मैं लल सुबह के वक्त गहरी नींद सोया हुआ था कि अचानक मेरे घर में थाने का सिपाही शामिल खान बड़ी परेशान कुन हालत में आया। उसने मुझे उठाकर ये बड़ी बुरी खबर सुनाई कि थानेदार तिरपाल सिंह की लाश बरगद के दरख्त के पास से मिली है। यह खबर सुनकर मुझे अपने पांव से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। मैंने शामिल खान से पूछा कि तिरपाल सिंह उस दरख्त के पास कैसे पहुंचा और उसे किसने कत्ल किया। उसने बताया कि जब तिरपाल सिंह ने अनवरे के मुंह से यह लफ्ज़ सुना था कि अच्छू ने दरख्त के तने में लूटा हुआ सोना और रुपया छुपाने से पहले उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया था, तो हो सकता है कि उसे हासिल करने का लालच उसके दिल में उमंड आया हो। बकौल रावी के मैं और शामिल खान जब वकूफ़ पर पहुंचे तो वहां तिरपाल सिंह की लाश बुरी तरह मस्क हालत में नजर आ रही थी, जैसे उसे किसी भारी भरकम ताकतवर शय से पटक पटक कर मारा गया हो। पुलिस के खोजियों ने उस दरख्त की आखिरी देवहेकल टहनियों को देखा तो वहां खून टपक रहा था। इस मंजर को देखकर लोगों के दिल दहल गए। वहां हमारे इलाके का डीएसपी राधेश्याम हमारी आमद से पहले मौजूद था। डीएसपी राधेश्याम ने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा कि यहाँ कोई मौके का ऐनी गवाह है या वो इस हादसे के बारे में कुछ जानता है। तो लोगों के दरमियान में से एक शख्स इंतहाई डरे हुए अंदाज में डीएसपी के करीब आया और उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? डीएसपी ने कहा। तो उस शख्स ने कहा, सरकार, आज मैं सुबह जब इस दरख्त की पूजा के लिए आया तो मैंने दूर से एक पत्थर की आड़ में छुपकर ये मंजर देखा कि थानेदार साहब एक नौजवान शख्स को चाकू की मदद से कत्ल कर रहे हैं और कत्ल होने वाला नामालूम नौजवान कह रहा है, थानेदार साहब, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। थानेदार साहब ने जवाबन कहा, चल जाकर काम कर, ये ले, मैंने भी तेरे साथ मिलकर माल तलाश किया है। फिर थानेदार साहब ने पैदर पे हमला करके उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो उस नौजवान की लाश को मेरा ख्याल है ठिकाने लगाना चाह रहे थे कि इतने में दरख्त की शाखें बड़ी तेज़ी से दोनों की जानिब बढ़ीं और उन शाखों ने ज़मीन पर मुर्दा थानेदार के हाथों कत्लशुदा नौजवान की लाश को उठाया। और फिर जब थानेदार साहब भागने लगे तो उन शाखों ने बिजली की मानिंद आगे लपक कर उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ लिया और फिर उन शाखों ने थानेदार साहब के जिस्म को पटक पटक कर कचूमर निकाल दिया। तू अपने होशो हवास से ये बात कह रहा है? डीएसपी ने उससे ये बात पूछी।
तो जवाबन उस शख्स ने कहा, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे भगवान की मार पड़े। उस शख्स की गवाही की रोशनी में डीएसपी ने इस वारदात की मज़ीद तस्दीक के लिए दरख्त पर चढ़ने के लिए वहां खड़े लोगों से कहा, तुम में से ऐसा कोई बाहिम्मत शख्स है जो इस दरख्त पर चढ़कर हमें इस वारदात की मज़ीद मालूमात दे। बात सच्ची है, वहां खड़े किसी शख्स ने भी उस दरख्त पर चढ़ने की हामी ना भरी और आहिस्ता आहिस्ता वहां से सब खिसक गए। डीएसपी राधे श्याम सर झुकाए और परेशानी की हालत में टहलते हुए काफ़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उन्होंने शामिल खान और मुझे अपने पास बुलाकर ये बात बड़ी आहिस्ती से कानों में कही, तुम यहाँ से काफ़ी दूर जाकर किसी हट्टे कट्टे मगर गरीब नौजवान को चर्च के जुर्म में जामा तलाशी करके ले आओ। मुझे इस वक्त इस किस्म के नौजवान की बहुत सख्त ज़रूरत है। फिर डीएसपी के हुक्म के मुताबिक हमने उस जगह से थोड़ी दूर जाकर एक गरीब लड़के को रोक लिया। शामिल खान ने एक छोटी सी चर्च की डली चुपके से उसकी जेब में डाल दी थी। हमने उसे नशावर शे रखने के जुर्म में धर लिया। वो बेचारा वावेला ही करता रहा कि वो बेकसूर है। हम उसे डीएसपी राधेश्याम के पास ले आए। शामिल खान ने डीएसपी से कहा, सर, हमने इसे नशावर चीज़ रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया है और फिर इसे रिवायती पुलिस के सख्त लहजे में नंगी गालियां देकर खूब डराया, धमकाया भी। वो बेचारा डीएसपी के कदमों में गिर के बेगुनाही का सबूत देने लगा कि मैं गरीब मजदूर हूँ। ये देखें, मेरे पास ये कपड़ों पर अभी तक मिट्टी के निशान लगे हुए हैं और मैं तो सिगरेट तक नहीं पीता। दरअसल उस गरीब को मालूम ही नहीं था कि डीएसपी ने उसे किसी मकसद के लिए यहाँ बुलाया है। अच्छा, तुझे एक शर्त पर छोड़ेंगे, डीएसपी ने कहा। वो क्या? उसने बड़ी आजिज़ी से पूछा। डीएसपी ने कहा, तू इस दरख्त के आखिरी सिरे पर चढ़कर ये देख कि वहाँ क्या नज़र आ रहा है। सर, मैं इस मनहूस खूनी दरख्त पर नहीं चढ़ सकता। ये दरख्त पहले ही कई इंसानों की जानें ले चुका है। शामिल खान आगे बढ़ा और नर्म लहजे में बोला, डीएसपी साहब की बात मान ले और अपने ऊपर पड़ी मुसीबत से जान छोड़ा ले। मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं इस खूनी दरख्त पर चढ़कर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। वो बोला, एक तो मैं तेरे साथ हमदर्दी कर रहा हूं कि तू जेल जाने और पुलिस की छितरोल से बच जाए, और तू है कि दरख्त पर चढ़ने के लिए नखरे कर रहा है। शामिल खान, इसे ड्राइंग रूम में ले जाकर इसे 3rd डिग्री दो। पुलिस की कुटाई का जायका चखाओ इसे, डीएसपी ने कहा। वो नौजवान हम पुलिस वालों के हाथों फंसा हुआ था। उसने थाने जाकर हमारे हाथों जलील होने की बजाय मजबूरन दरख्त पर चढ़ने को तरजीह दी। वो दरख्त पर चढ़ने पर मान गया। जब वो दरख्त पर चढ़ा तो डीएसपी ने उससे पूछा, दरख्त की शाखों में क्या नजर आ रहा है? उस लड़के ने दरख्त की शाखों को बगौर देखना शुरू कर दिया। उसने नीचे खड़े डीएसपी से कहा, इन शाखों की ऊपरी रंगत सुर्खी माइल है और जगह जगह गोश्त की बोटियां पड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल है ये किसी इंसानी गोश्त के चीथड़े हैं। क्या कहा? डीएसपी ने हैरत से जैसे चिल्लाते हुए कहा, यह तू क्या कह रहा है? सर जी, मैं सच कह रहा हूं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो खुद ऊपर आकर देख लें। अगर हम में से किसी को दरख्त के ऊपर आना होता तो हम तुझे यहां क्यों लाते? जहां वो लड़का खड़ा था उसकी ऊपरी शाख से कुछ ज्यादा ही खून रिस रिस कर नीचे गिर रहा था। डीएसपी ने उस लड़के को बारूद अंदाज में कहा, अपने से जरा ऊपरी शाख पर जाकर देख, वहां क्या है। वो लड़का जब ऊपरी शाख पर गया तो उसने खौफजदा अंदाज में टूटे हुए लफ्जों में कहा, सर, यहां किसी शख्स का कटा हुआ धड़ और बाजू पड़ा हुआ है। उसकी इस बात से नीचे खड़े सारे लोग और हम सबकी गिग्गी बंद गई। डीएसपी की जबान भी पहली बार खौफ के मारे अजीब हो गई थी। खैर, उन्होंने बड़े धीमे अल्फाज में कहा, तू उस कटे हुए बाजू को नीचे फेंक। वो लड़का भी डरते डरते उस शाख पर आगे बढ़ा। उसने दरख्त से उस कटे बाजू को जब नीचे फेंका तो हम सख्त पुलिस वालों के दिल भी एक लम्हे को लरस गए। डीएसपी ने मुझसे कहा, आगे बढ़ो और इस बाजू को उठाओ। सच्ची बात है कि मेरा तो उस बाजू को उठाने का हौसला ना हुआ। मैंने उसे ज़मीन से उठाने से इनकार कर दिया तो डीएसपी ने मुझे वसीली निगाहों से देखकर कहा, तूने मेरी हुक्म उदूली की है, मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा। डीएसपी साहब, गुस्सा थूक दीजिए, आपके हुक्म पर मैं ये काम कर देता हूँ। शामिल खान ने मेरी खातिर ज़मीन पर पड़े
उस खून टपकते उधड़े हाथ को उठा लिया। डीएसपी ने उसे बागुर देखना शुरू किया तो वो खुद ही बोले, देखो, इस हाथ के इर्द गिर्द शाखों के नोचने के निशानात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं और इन शाखों पर सब्जी माइल निशानात भी मौजूद हैं। यह आज कानूनी तौर पर वाज़ेह हो गया कि कदीम दरख्त वाकई खूनी है। लड़के, अब तुम नीचे आ जाओ, डीएसपी ने कहा। वो नौजवान जैसे ही उस दरख्त से नीचे उतरने लगा तो हमने बहुत खौफनाक और अजीब बात महसूस की कि उस दरख्त की ऊपरी शाख में अजीब किस्म की थरथराहट पैदा हो रही है। हालांकि उस वक्त हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ये इर्ताश इस बात का सबूत था कि इस दरख्त को किसी बात पर गुस्सा आ रहा है। नौजवान, जल्दी से नीचे आओ, चल जल्दी कर। हम सारे जो नीचे खड़े थे सबने चिल्ला चिल्ला कर कहा। अब दरख्त की शाखें पहले से ज्यादा तेजी से नीचे आने लगी थी। हमने लड़के को मशवरा दिया कि वो दरख्त की शाखों को पार करके ना आए, बल्कि ऊपर से नीचे छलांग लगा दे। उसने चिल्लाकर कहा, इस तरह कूदने से तो मेरी हड्डी पसलियां टूट जाएंगी। लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं है। मैंने आवाज लगाई, तो हिम्मत करके तेजी से नीचे आने की कोशिश कर। खैर, लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए वाकई बड़ा रिस्क लेकर दरख्त की शाखों को नीचे आने के लिए पार किया और हमने नीचे ये महसूस किया कि दरख्त की शाखों ने कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है। तो उस नौजवान को हमने चिल्ला चिल्ला कर कहा, तू अब लाजमन नीचे कूद और ये तेरा अपनी ज़िंदगी बचाने का आखिरी मौका है। उस नौजवान ने हमारी हिदायत पर अमल किया। वो दरख्त की तकरीबन 15-20 फुट की बुलंदी से नीचे ज़मीन पर कूद गया। वो पैर के बल कूदा था। वो ज़मीन पर गिरकर फौरी तौर पर सकते के आलम में बेहोश हो गया था। उसे शामिल खान और 2 सिपाहियों ने बड़ी तेज़ी से वहाँ से उठाकर खूनी शाखों से दूर हटाकर फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले गए। खुशकिस्मती से उस नौजवान की कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी थी। उसे अस्पताल से ही फारिग कर दिया गया। डीएसपी राधेश्याम ने उसे अपनी जेब से 50 रुपये देकर उससे माजरत और माफ़ी मांगी थी। बकौल रावी अब उस पुरस्रार खूनी बरगद के दरख्त के बारे में यह बात सब पर वाज़ेह हो चुकी थी कि वो वाकई खूनी दरख्त है। उसके बाद अनवर का अच्छू और दीपक के कत्ल और अगवा में कोई हाथ साबित नहीं हुआ, यानी वो इस मामले में बेकसूर था। उसे बाद में अदालत ने चोरी, असलहा रखने और दीगर इल्ज़ामात साबित होने की बिना पर 3 माह की कैद सुना दी थी। डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बरगद का वो दरख्त सरकारी तौर पर इंसानियत का कातिल और खूनी तस्लीम करते हुए उसे कटवा दिया जाए तो बेहतर है, और उसकी वजाहत ये भी की कि उस खूनी दरख्त की वजह से इर्द गिर्द की आबादी में शदीद खौफ व हिरास पैदा हो गया है। चंद रोज़ बाद मुतल्लिका महकमे ने डीएसपी को इजाज़त दे दी कि उस दरख्त को कटवा दिया जाए। अब डीएसपी के सामने ये मसाइल लाहक थे कि इतने देवहेकल दरख्त को कैसे काटा जाए, और दूसरी बात यह कि हिंदुओं की नज़र में वो उनका मुकद्दस दरख्त है। कट्टर मजहबी हिंदू यहाँ आकर अपनी पूजा पाठ किया करते हैं। खैर, डीएसपी ने बड़ी मुश्किल से उस दरख्त को काटने के लिए लोग इकट्ठे किए। जब उन्होंने आरियाँ, कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ लेकर उस दरख्त को काटने के लिए उस जगह पर पहुँचे तो वहाँ पहले ही सैकड़ों कट्टर मजहबी और लड़ाका तबीयत के हामिल हज़ारों लोग मौजूद थे। डीएसपी ने उन लोगों से कहा कि उन्हें सरकारी तौर पर आर्डर है कि इस खूनी दरख्त को जड़ से काट दिया जाए, जबकि दूसरी जानिब कट्टर मजहबी हिंदुओं ने वहाँ डीएसपी को सख्ती से तंबीह की कि अगर इस मुकद्दस दरख्त को काटा गया तो यहाँ शदीद किस्म की मुज़ाहमत की जाएगी। डीएसपी अपनी जगह अड़ा रहा कि मैंने लोगों के अंदर खौफ और डर को हर सूरत निकालना है, और इस खूनी दरख्त को जो कि लोगों की जान से खेल रहा है, इसे हर कीमत पर हटाना है। कट्टर मजहबी हिंदुओं ने पुलिस पार्टी पर शदीद पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। डीएसपी ने भी पुलिस को जवाबी फायरिंग का हुक्म दिया। दोनों जानिब से फायरिंग और पथराव के नतीजे में 4 अफराद मजीद अपनी जान से गए और मुतादिद जख्मी भी हुए। रात गए हेड ऑफिस से डीएसपी को हुक्म हुआ कि मज़कूरा दरख्त को काटने का फैसला फ़िलहाल मौखर किया जाए, क्योंकि इससे कट्टर मजहबी लोगों के दरमियान मज़ीद गुस्सा बढ़ेगा। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए उस दरख्त को काटने का इरादा ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बरगद के उस दरख्त का नाम खूनी दरख्त पड़ गया,
लोगों में इस कदर खौफ व हिरास बैठ गया था कि लोगों ने पूजा पाठ के लिए भी उस दरख्त के करीब जाना छोड़ दिया था, बल्कि कोई शख्स भूलकर भी वहां नहीं जाता था। और फिर यूं बरगद के दरख्त की वो पुरस्रार पहेली कभी हल न हो सकी। दोस्तों, कहानी अपने अख्तिताम का पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है शबनम खान, दिल्ली से हैं। खुर्शीद खान साहब यूपी से। कासिम शेख साहब जयपुर से। मोहम्मद फैज़ान मेला गांव से। मोहम्मद गुलफाम लुधियाना से। यासीन अली रामपुर से। मोहम्मद रेहान बगलापुर बिहार से। और मोहम्मद शाहिद साहब आगरा से। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।